Hello everyone, good afternoon to all of you, and I welcome all in this session. Now we are going to start this session. This one is very important class for the students who are preparing for REET. जैसा कि हमने कल एक टॉपिक को स्टार्ट किया, रेमेडियल टीचिंग, जिसे अपने हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो बहुत से विद्यार्थी ऑनलाइन आ चुके हैं। वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट टुडेज टॉपिक, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग की यदि अपन मीनिंग पे बात करें, जैसे इसको थोड़ा रिपीट करें, तो रेमेडियल टीचिंग वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेमेडी। एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है रेमेडी। रेमेडी से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, और रेमेडी मीन्स टू rectify or to improve. Rectify mean improve, किसी को सुधारना, किसी में इंप्रूवमेंट लाना। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, जो एम जो होता है, वो होता है टू रेक्टिफाई और टू improve. It's quite different from reteaching. Reteaching and remedial teaching both are two different concepts. पुनर्शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। रीटीचिंग में जहां हम पूरे कंटेंट्स को टोटल स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से टीच करते हैं, बट रेमेडियल टीचिंग में हम कंटेंट बेस्ड कभी दोबारा से टीचिंग नहीं करते। We just try to improve the basic skills that are lagged behind. उन बेसिक स्किल्स को हम इम्प्रूव करते हैं जो पहले कहीं ना कहीं वीक रह गई थी, जो कमजोर रह गई थी। तो वही रेमेडियल टीचिंग का कंटेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए टीचर टीच इन क्लास, बट इफ अ टीचर, जो भी अध्यापक है, वो क्लास में जैसे ही पढ़ाता है तो वो देखता है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। प्रत्येक विद्यार्थी अलग होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर। कुछ विद्यार्थी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ विद्यार्थी जो इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते, इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग नहीं होते, और फिर कह सकते हैं कि मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो लैग्ड बिहाइंड हो जाते हैं, वो इजीली डाइवर्ट हो जाते हैं, वो कंसेप्ट को कॉम्प्रीहेंड करने में इतने सक्षम नहीं होते, उनमें कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं होता। कई रीजन हो सकते हैं उनके लैग्ड बिहाइंड होने के, और इन कारण वो दूसरे विद्यार्थियों से अपनी बेसिक स्किल डेवलपमेंट में पिछड़ जाते हैं। तो उनको इम्प्रूव करने के लिए जो वीकनेस रह गई, जो डिफिकल्टीज रह गई इन स्टूडेंट्स में, to overcome all these type of the difficulties or weakness in our teaching, we have to arrange remedial teaching. इन कठिनाइयों को, इन वीकनेस को दूर करने के लिए हम जो सेकंड टीचिंग दोबारा से प्लान करते हैं, दैट इज नोन एज रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग को, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ अन्य नेम से भी जानते हैं। It is also known as developmental education. It is also known as preparatory education or teaching. It is also known as basic skill development education. This one is also known as upgrading academic preparatory education, and last we may also call it
compensatory education. We have already discussed these names. These are some other names used for remedial teaching. It means remedial teaching totally focuses on weakness, totally focuses on basic skills. Developmental education, it means some developments are reinforced in remedial teaching. Preparatory education, it prepares us for any skill that is that remained weak, जो पहले वीक रह गई उस स्किल को अपन इसके अंदर डेवलप करते हैं. बेसिक स्किल डेवलपमेंट, बेसिक स्किल, नॉट ऑल कंटेंट इज टॉट इन दिस टीचिंग. इसमें पूरा कंटेंट तुम्हारा नहीं टीच किया जाता, बट बेसिक स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन है ये. अपग्रेडिंग एकेडमिक एजुकेशन है ये. तो इसमें हम एकेडमिक जो है वो अपग्रेडिंग किया जाता है, तो इसलिए अपने अपन इसको एकेडमिक अपग्रेडिंग या अपग्रेडिंग एकेडमिक के नाम से भी जानते हैं. कंपनसेटरी एजुकेशन, तो इसमें कंपनसेटरी मीन दैट इज जो पहले कमी रह गई उसको इम्प्रूव करना, उसको मेकअप करना, वो भी इसका एक पर्पज होता है. So these are some other names used for remedial teaching. Now, first of all, we shall discuss some general facts about remedial teaching. Remedial teaching से लगभग 2 or 3 questions are generally asked in REET exam. Then you have to answer these questions on the basis of the theory. कुछ सिद्धांत हैं इसके, कुछ थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज के बेसिस आपको नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन भी का भी आंसर देना पड़ सकता है, और आपको कुछ जिसे अपन कहें स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस सम जनरल फैक्ट्स. कुछ जनरल फैक्ट्स की अपन बात करेंगे जो इसमें यूज होते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन का आंसर बन सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टोटल कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर सम जनरल फैक्ट्स दैट आर यूज्ड इन रेमेडियल टीचिंग. उपचारात्मक शिक्षण में इन कंसेप्ट्स का यूज किया जाता है, इन फैक्ट्स का यूज किया जाता है, ताकि इसके बेस आपके क्वेश्चन है वो सही हो सके. जनरल फैक्ट्स. इन जनरल फैक्ट्स को ये की नोट है आपके, इनमें से बहुत से क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे रीट के लिए. आपको फोकस करना है जनरल फैक्ट्स पे. इसके बाद अपन 1 by 1 इसको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फैक्ट्स. पहला जो जनरल फैक्ट मैं आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं वो है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग. इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दिस कंसेप्ट, यदि इस क्वेश्चन कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस वन इज इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम, not common teaching program. It's quite different from common teaching program. Individualized teaching program. तो इसमें हम एक स्ट्रेटजी भी यूज करते हैं जिसे अपन बोलते हैं individualized education प्रोग्राम. इसको शॉर्ट में हम IEP नेम से भी जानते हैं. इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम. रेमेडियल टीचिंग इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम. It is quite different from common teaching. In common teaching, we try to teach the whole class, whole students in single class.
इसमें हम क्या करते हैं कि पूरी क्लास को, पूरे विद्यार्थियों को एक बार के अंदर कंटेंट बेसिस जो टीचिंग करवाते हैं वो हमारी कॉमन टीचिंग है। लेकिन उस कॉमन टीचिंग के बाद जिन विद्यार्थियों के अंदर वो वीकनेस रह गई, कुछ डिफिकल्टीज रह गई, वो दूसरे विद्यार्थियों से पीछे रह गए, तो उनको इंप्रूव करने के लिए, उनकी उस वीकनेस को दूर करने के लिए कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाती हैं, कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज काम में ली जाती हैं। उनमें से एक है रेमेडियल टीचिंग। और रेमेडियल टीचिंग के अंदर हम जिन टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड मीन्स ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट इन देयर लर्निंग। सभी सीखने में प्रत्येक विद्यार्थी अलग होता है। कोई विद्यार्थी किसी तरीके से ज्यादा अच्छे से सीखता है, कोई विद्यार्थी कुछ अलग तरीकों से ज्यादा अच्छे से सीख पाता है। कोई सुन के बहुत अच्छे से सीख लेता है, कोई देख के बहुत अच्छे से सीखता है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो करके ही सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पे ही काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि कॉमन जो हमारी क्लासरूम होती है उसमें हम एक जनरल टीचिंग प्लान लेते हैं। उस जनरल टीचिंग प्लान में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते। तो जो विद्यार्थी उस जनरल टीचिंग प्लान में एडजस्ट नहीं हो पाते उनके लिए उनकी जो कमजोरियां हैं उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से समझते हुए हम उनके लिए अलग से टीचिंग प्लान देते हैं। और वही जो टीचिंग प्लान है वो एक बेसिक कॉमन टीचिंग प्लान से अलग है। वो किसके ऊपर बेस्ड है? इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग में भी कुछ विद्यार्थी हैं वो राइटिंग, हैंडराइटिंग के अंदर कमजोर रह गए। कुछ विद्यार्थी हैंडराइटिंग में क्यों कमजोर रह गए? हो सकता है उन्होंने होमवर्क अच्छे से नहीं किया, हो सकता है गार्जियन ने सपोर्ट ना की हो सकता है वो बहुत लेजी नेचर के हो सकता है उनके हैंड्स में कोई प्रॉब्लम हो, लोकोमीटर उसमें मूवमेंट में प्रॉब्लम हो। तो अलग अलग जो रीजन है जिसके कारण उनकी ये बेसिक स्किल लैग्ड बिहाइंड रह गई, तो उसको अपने समझते हुए एक एक बच्चे के लिए मे बी जैसे कि क्लास में से 10 और 15 स्टूडेंट लैग्ड बिहाइंड हो गए तो उनके भी हमें 2 या 3 ग्रुप बनाने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जितने विद्यार्थी पिछड़ गए हैं उनको भी हम एक ही प्रकार के टीचिंग प्लान से रेमेडियल टीचिंग दे पाए, ये भी जरूरी नहीं है। उनके भी रीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिस वन इज इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्लान and individualized education program is used as teaching strategies in remedial teaching। तो उनके लिए हम अलग अलग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग जो टीचिंग प्लान लेते हैं उसे ही हम इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग के नेम से जानते हैं। तो सेकंड वन, जो फर्स्ट इसका जनरल फैक्ट हमने डिस्कस किया है, सेकंड वन जिसमें अपन डिस्कस करते हैं बेसिक स्किल, और बेसिक स्किल के साथ में अपन लिख सकते हैं फाउंडेशन। बेसिक स्किल और फाउंडेशन ऑफ लर्निंग इज reinforced। बेसिक स्किल और फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, बेसिक ऑफ लर्निंग, इट मीन ये जो रेमेडियल टीचिंग होती है दिस इज नॉट कंटेंट बेसिस, सिलेबस बेसिस नहीं होती, कंटेंट बेसिस नहीं होती, वो हमारी जनरल टीचिंग होती है। लेकिन जो रेमेडियल टीचिंग है उसके अंदर हम कुछ बेसिक स्किल्स में जो लैग बिहाइंड है या उसकी लर्निंग की जो फाउंडेशन है तो उसको रेनफोर्स करते हैं, उनको पुनर्बलन देते हैं। जिस भी स्किल के अंदर जितने विद्यार्थी कमजोर रह गए तो उनको हम रेनफोर्स करते हुए उस स्किल को हम दोबारा से डेवलप करते हुए उसे रेमेडियल टीचिंग का प्लान देते हैं। और मे बी उस रेमेडियल टीचिंग प्लान से उसकी वो वीकनेस दूर हो जाए
तो इसीलिए हमने इसको डेवलपमेंटल एजुकेशन भी कहा था, इसीलिए हमने इसको बेसिक स्किल डेवलप एजुकेशन भी कहा था, क्योंकि ये बेसिक स्किल डेवलप करती है, हमें प्रिपेयर करती है, प्रिपरेटरी एजुकेशन है, कंपनसेटरी एजुकेशन है, क्षतिपूर्ति जो पहले कमी रह गई उसको सुधारते हुए हम जो टीचिंग प्लान देते हैं दैट इज आवर रेमेडियल टीचिंग, उसे ही हम रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। थर्ड जो इसका जनरल फैक्ट है उसमें अपन यूज कर सकते हैं, जो कि हम इसमें यूज करते हैं एज ए टीचिंग स्ट्रेटजी, तो इसे अपन कहते हैं ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम। Group support programs are used in remedial teaching. First of all, we must know about the group support program. Group support program क्या होते हैं? जरूरी नहीं है कि रेमेडियल टीचिंग एक जिसे अपन कहते हैं कि टीचर के द्वारा ही करवाई जाए। यदि टीचर को समझ में आया कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वोकैबुलरी के अंदर वीक रह गए, उनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, उन्हें वर्ड्स ज्यादा नहीं आते, तो वो ये कर सकता है कि उनके लिए एक ग्रुप तैयार कर दे। ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के अंदर हम उन विद्यार्थियों का एक अलग ग्रुप तैयार कर सकते हैं जिनको वोकैबुलरी नहीं आ रही, उन विद्यार्थियों का अलग ग्रुप तैयार कर सकते हैं हु आर वीक इन स्पीकिंग, जो बोलने में कमजोर हैं, उनका एक अलग ग्रुप तैयार कर सकते हैं हु आर वीक इन हैंडराइटिंग। उन कमजोरियों को दूर करने के लिए, उन स्किल्स को दोबारा से डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। अब ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम में कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, उसमें कई तरह के अपन ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीयर ग्रुप, हम पीयर ग्रुप का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम पेरेंट्स ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ द ग्रुप्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। इस तरह के ग्रुप्स हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रेमेडियल टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए। पीयर ग्रुप का मतलब है जो हमारे साथ रहते हैं उन साथियों का एक ग्रुप तैयार करना। अब उसमें हम क्या करते हैं कि यदि 5 स्टूडेंट्स आर वीक इन वोकैबुलरी बट 2 स्टूडेंट उस ग्रुप में और जोड़ते हैं जो बहुत अच्छे हैं वोकैबुलरी के अंदर, and these 2 students will help the 5 students who are weak in vocabulary। और यदि इस तरह से उनका एक पीयर ग्रुप बन गया तो हम उस पीयर ग्रुप प्रोग्राम के द्वारा रिमेडियल टीचिंग है उसको बहुत इफेक्टिवली करवा रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स ग्रुप है कि जैसे अपन कल भी डिस्कस किया था कि लैंग्वेज इज ऑलवेज कोट नॉट टॉट। अंग्रेज कोई भी लैंग्वेज है उसे कोट किया जाता है, यानी कि उसे पढ़ाना मुश्किल है, आसपास से ज्यादा सीखता है। तो यदि हम फ्रेंड्स ग्रुप ऑर्गेनाइज करके उसको कोई एक्टिविटी दे दें इस तरह की कि वोकैबुलरी से संबंधित, हम यदि कोई वोकैबुलरी गेम दे दें तो जिसकी हेल्प से वो बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ लेता है, कर लेता है, और कई बार वो अपने फ्रेंड की लैंग्वेज के अंदर किसी कंसेप्ट को एक टीचर की लैंग्वेज से ज्यादा बेटर तरीके से समझता है। सम स्टूडेंट्स आर वीक इमोशनली, कुछ इमोशनली वीक होते हैं, कुछ टीचर के सामने आने से वैसे ही घबरा जाते हैं विद्यार्थी। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो इमोशनली वीक हैं, जो टीचर को फेस नहीं कर सकते, बट दे कैन लर्न फ्रॉम देयर फ्रेंड्स वेरी इजीली, अपने दोस्तों से बहुत अच्छे से वो सीख सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर वी कैन यूज फ्रेंड्स ग्रुप। पेरेंट्स ग्रुप, तो हम पेरेंट्स की हेल्प से, उनके फैमिली मेंबर्स की हेल्प से उनका भी एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करके कि यदि एक ही फैमिली से कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो हम उनके जो एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनके बड़े भाई बहन हैं, उनके कोई भी
घर पे जो बड़ा मेंबर है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, हम उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो इट मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग दीज ग्रुप स्पोर्ट एक्टिविटी, ग्रुप स्पोर्ट प्रोग्राम, वी कैन इम्प्रूव बेसिक स्किल ऑफ अ स्टूडेंट हु इज वीक, जो कमजोर है उस बेसिक स्किल में, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है हमारा मतलब ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम से। वी कैन ऑर्गेनाइज सच टाइप ऑफ द ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो अब इनमें हम जो किस तरह की स्किल्स को दूर करते हैं, इसको अपन फोर्थ पॉइंट में ले लेते हैं कि किस तरह की स्किल्स को दूर किया जाता है। अपन ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। वीक स्किल्स आर डेवलप्ड, weak skills are developed in remedial teaching. In remedial teaching we do not equally emphasis on all skill. हम सारी स्किल के ऊपर एक जैसा जो emphasis नहीं करते। एक्चुअली हम उन्हीं स्किल्स के ऊपर emphasis करते हैं जो वीक होती हैं, जहां पे हमारी कमजोरी है। तो उसी वीक स्किल को डेवलप करने का प्रयास ही जो है हमारा, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग के नेम से जानते हैं। तो इसमें हम उन वीक स्किल को पीयर ग्रुप प्रोग्राम से, फ्रेंड्स ग्रुप से या गार्जियन ग्रुप से, फैमिली मेंबर ग्रुप से उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट एक और इसमें प्रिंसिपल काम करता है, जिसे अपन लिख सकते हैं प्राइज रिवार्ड्स आर गिवन टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। Prizes and rewards are given. Prizes and rewards are also given in our general teaching. हमारी जो सामान्य टीचिंग है उसके अंदर भी if we want to motivate the students, if we want to reinforce our concept, यदि हमारी कंसेप्ट को हम पुनर्बलन देना चाहते हैं, उसको मोटिवेट करना चाहते हैं, उसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं? We use prize and rewards. Prize and rewards plays very important role in our learning process. Learning process में बहुत ही important role प्ले करते हैं। तो ये हम रेमेडियल टीचिंग में भी यूज कर सकते हैं to motivate the students. For example, if some students are weak in vocabulary, यदि vocabulary के अंदर कुछ students weak हैं and we have created a friends group, हमने एक फ्रेंड्स का ग्रुप प्रिपेयर कर दिया टू इम्प्रूव देयर वोकैबुलरी, उनकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। और जिस विद्यार्थी की वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, यदि हम उसको टाइम टू टाइम प्राइज देते हैं, उसको प्राइज हम एक किसी वस्तु के द्वारा भी दिया जा सकता है, कुछ अपन लर्निंग मटेरियल भी उसको दे सकते हैं प्राइज के अंदर। इसके अलावा हम उसके प्रेज भी कर सकते हैं क्लास के अंदर, हम उसको किसी प्रोग्राम के अंदर उसका नेम भी अनाउंस कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्राइज एंड रिवार्ड्स कैन बी यूज्ड टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, एंड दीज प्राइज एंड रिवार्ड्स help such type of the weak students, such type of the weak students to overcome their problem. कि जो भी ये वीक विद्यार्थी हैं, जो भी इस टाइप के कमजोर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये काफी हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। एंड प्राइज एंड रिवार्ड्स आर आल्सो यूज्ड। नेक्स्ट वन, TLM is used in remedial teaching. What do you mean by TLM? If anybody can answer, please reply in their message. अपने मैसेज में रिप्लाई करें, what do you mean by TLM? You have completed your B.Ed and during your B.Ed course or STC course, you have read this term TLM.
व्हाट डू यू मीन बाय TLM? TLM से आप क्या समझते हैं? बहुत ही कॉमन टर्म है टीचिंग के अंदर यूज होने वाली। और वेरी गुड, विकास पारिक का आंसर आ चुका है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यू आर करेक्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग एड्स के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ओनली टेक्स्ट बुक्स कैन नॉट बी, शुड नॉट बी यूज्ड इन रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के अंदर हमें ओनली टेक्स्ट बुक ही यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज टेक्स्ट बुक्स आर अवॉइडेड जनरली इन रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के अंदर हम टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं, बट कंप्लीटली टेक्स्ट बुक बेस्ड हम टीचिंग नहीं करवाते, जैसा कि हम जनरल टीचिंग में करवाते हैं। तो इसमें हम उन टीचिंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हेल्प लेते हैं जो उस स्किल को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी का प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो अपरेटस आते हैं लैंग्वेज लैब से संबंधित, उनका हम यूज कर सकते हैं। हम लिसनिंग सुनाने के लिए उन्हें ऑडियो वीडियो इस टाइप की कुछ भी मटेरियल है प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस चीज में हमें ये ध्यान रखना है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वल, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, they are not able to grasp the concept from the same way as is done in general classroom। जैसे कि सामान्य क्लासरूम में मे बी किसी टीचर ने टेक्स्ट बुक की हेल्प से किसी लेसन को पढ़ाया और विदाउट यूजिंग नॉट सो मच TLM आर यूज्ड इन दैट क्लास। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतना उनका जो मेंटल लेवल है अप होता है कि वो उसको उस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को बड़ा इजीली समझ लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिना प्रॉपर लर्निंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल के वो उन कंसेप्ट को नहीं सीख पाते। तो यदि हमें ऐसा टीचर को लगता है कि दिस कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट हो सकता है लैंग्वेज का या किसी सब्जेक्ट का, यदि वो प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐड के पढ़ाया गया है, उसको ये लगता है, देन he should use teaching learning material, उसे teaching learning material का यूज करना चाहिए। if somebody is weak in vocabulary, a teacher can use some magazine, कुछ मैगजीन का यूज कर सकता है उस स्टूडेंट्स की vocabulary को इम्प्रूव करने के लिए। उसको इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ गेम एक्टिविटीज का यूज कर सकता है जिसके बेसिस वो vocabulary है स्टूडेंट्स की इम्प्रूव कर सकता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, it also plays very important role in our general teaching. If we are not using teaching learning material, it means our class totally become bored and students gets bored and they become very lazy in the classroom. So in order to make them active, we should use teaching learning material. Next, general facts about remedial teaching. Short objectives. Short objectives are used in remedial teaching. In remedial teaching, we do not use long objective or aim. बड़े ऑब्जेक्टिव हमारे नहीं होते, हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से बड़े ऑब्जेक्टिव तक पहुंचते हैं। एक जनरल टीचिंग के अंदर हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हम टोटल कंटेंट के अंदर रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग सभी स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। हम ग्रामर पे भी काम कर सकते हैं, वोकैबुलरी पे भी काम कर सकते हैं। बट रेमेडियल टीचिंग में क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट किसके ऊपर बेस्ड होगा? ऑन द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द कंसेप्ट। उस कंसेप्ट की जो डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट, उन विद्यार्थियों की क्या कठिनाई है, उसके ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बेस्ड रहेगा। तो उस ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव होते हैं और उनको पूरा करते हुए हम सिर्फ
कंपनसेटरी एजुकेशन है, ये क्षतिपूर्ति अध्यापन है हमारा। तो उसके माध्यम से हम पहले जो वीकनेस है उसी को पूरा करने का इसमें प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वन लगभग मिलते जुलते हैं ये आपस में, फोकस ऑन वीकनेस। Focus in remedial teaching is on weakness, not on overall development of the concept. उस कंसेप्ट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे जैसा कि जनरल टीचिंग में होता है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। रेमेडियल टीचिंग में हमारा जो फोकस होता है वो फोकस होता है जस्ट ऑन वीकनेस। और किस टेस्ट के माध्यम से हम इस वीकनेस का पता लगा सकते हैं? प्लीज आंसर इन मैसेज। आपको पता लगाना है वीकनेस और डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि किसी विद्यार्थी की कठिनाई का, किसी वीकनेस का पता लगाना है कि इसमें किस टाइप की वीकनेस है, तो हम किस टेस्ट का यूज करते हैं। हम वेरी गुड, डायग्नोस्टिक टेस्ट का हम यूज करते हैं। पूजा का रिप्लाई आ चुका है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, विकास ने भी रिप्लाई किया है, वेरी गुड। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आर हेल्ड टू डायग्नोज द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। उन विद्यार्थियों की कमजोरी के कारण का पता लगाने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो जनरली जो टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर बेसिस जो टेस्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट जिसे अपन बोलते हैं, जिसका फोकस होता है क्वांटिटी के ऊपर, मार्क्स के ऊपर, उस टेस्ट को हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। और जिससे हम किसी विद्यार्थी की कमजोरी के कारणों का पता लगाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आर जस्ट लाइक मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे कि हम चिकित्सा के अंदर एक डॉक्टर यूज करता है कि किस तरह के डायग्नोस करने के लिए, किसी डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए वो कुछ टेस्ट लिखता है। उन टेस्ट की हेल्प से वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को समझता है और उसे पता चलता है कि यहाँ ये वीकनेस है। उस वीकनेस को कवर करने के लिए वो हमें एक ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करता है कि आपको ये लेना चाहिए जिससे आपकी ये कमजोरी दूर हो जाए। तो diagnostic tests are just like the diagnostic tests used in medical lines, and remedial teaching is just like the prescription of the medicines by a doctor to overcome these difficulties, to overcome these weakness, इस कमजोरी को, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो ये हमारी रेमेडियल टीचिंग है। वो एक डॉक्टर के द्वारा लिखी गई, एक प्रेस्क्राइब की गई उस मेडिसिन की तरह है जो हमारी उस कमजोरी को दूर करने में हेल्प करती है। तो इसमें हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर होता है? वीकनेस के ऊपर हमारा फोकस होता है। नेक्स्ट वन, डिफिकल्ट concepts are taught in remedial teaching. Difficult concepts are taught in remedial teaching. So difficult concepts are not easy to understand. Difficult concepts problem create करते हैं कुछ विद्यार्थियों के लिए। जो भी डिफिकल्ट कंसेप्ट है, जब भी हम जनरल टीचिंग के थ्रू करवाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स उसमें लैग्ड बिहाइंड हो जाते हैं। सभी विद्यार्थी जनरल कंसेप्ट तो इजीली समझ सकते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं, चाहे वो ग्रामर का रिलेटेड है, चाहे वो आपकी वोकैबुलरी बेसिस है, किसी भी टाइप का जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है वो यदि आप स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में सभी स्टूडेंट उसी स्ट्रेटजी से करने के योग्य नहीं हो पाते। तो उनको सेकंड टाइम वी हैव टू यूज सम डिफरेंट स्ट्रेटजी, वी हैव टू डेवलप सम इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम, वी हैव टू मॉड्यूल आवर टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, देन वी हैव टू
रीटीच दैट कंसेप्ट इन डिफरेंट वे, अलग तरीके से उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उस डिफिकल्ट कंसेप्ट को जो करवाया जाता है वही हमारी रेमेडियल टीचिंग है। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा, इट इज इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम, बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम है। तो इसमें हम केवल इंडिविजुअलाइज्ड व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ही हमारी टीचिंग करवाते हैं। जनरल टीचिंग की तरह इसमें हम सभी कॉमन टीचिंग जो है उसकी तरह इसमें हम कॉमन टीचिंग प्लान का यूज नहीं करते। तो ये कुछ हमारे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट इसमें 2 और 3 फैक्ट्स और डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट इसमें अपन डिस्कस करते हैं कि लगभग कॉमन है सभी ये, ऑल डेफिशिएंसीज आर कवर्ड इन रेमेडियल टीचिंग। All deficiencies, all weakness, all difficulties are covered. Our focus is on difficulty. Our objective is short. हमारा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट होता है, हमारा फोकस डिफिकल्टी के ऊपर होता है, वीकनेस के ऊपर होता है। डेफिशिएंसीज, ऑल डेफिशिएंसीज, किसी भी प्रकार की यदि कोई कमी रह गई पहले, मे बी एक टीचर को लगा कि उसने कोई भी कंसेप्ट करवाया तो उस टाइम सभी विद्यार्थियों ने उसको बहुत अच्छे से नहीं किया, तो वो न करने का रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको कवर करने के लिए उसने जो इंडिविजुअलाइज टीचिंग प्लान किया वो हम करते हैं रेमेडियल टीचिंग के अंदर। तो ऑल डेफिशिएंसीज आर कवर्ड इन रेमेडियल टीचिंग। तो इसमें हम रेमेडियल टीचिंग में सभी प्रकार की इस तरह की डेफिशिएंसीज को कवर करते हैं। नेक्स्ट वन, इंटेंसिव ड्रिल प्रैक्टिस एक्सरसाइज आर यूज्ड। Intensive drill, practice and exercise are used in remedial teaching. Intensive drill, एक होती है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में हम छोटी उसके पर्याप्त अभ्यास के बिना, और जो ड्रिल कंप्लीट होती है पूरे कंसेप्ट को समझा देने वाली, तो इस तरह की ड्रिल्स प्रैक्टिसेस, चाहे वो ग्रामेटिकल किसी रूल को डिफाइन करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल यदि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें हम कंप्लीट इंटेंसिव ड्रिल का यूज करेंगे। कंप्लीट इंटेंसिव ड्रिल मीन ऐसी ड्रिल जो उस टेंस से रिलेटेड सभी प्रकार के कंसेप्ट को कवर करती हो, और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि किसी विद्यार्थी को कहाँ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने किस तरह के इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम की हेल्प लेनी है। देन वी शुड यूज ड्रिल, वी शुड यूज एक्सरसाइज, प्रैक्टिस इन रेमेडियल टीचिंग। और जनरली ये माना जाता है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसे अपन एक्सरसाइज, ड्रिल और प्रैक्टिस नेम से जानते हैं। जनरल हमारी टीचिंग के अंदर इन चीजों को हम कई बार सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाते एक सिंपल क्लासरूम के अंदर। तो विदाउट एक्सरसाइज, बिना एक्सरसाइज के, बिना कंप्लीट ड्रिल के या प्रैक्टिस के हम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा करवाने में, उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट लेने में कामयाब नहीं हो पाते। एट दैट टाइम वी शुड यूज इंटेंसिव ड्रिल, डिटेल्ड ड्रिल इन रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग के अंदर हमें एक्सरसाइज के ऊपर, ड्रिल के ऊपर कंप्लीट फोकस है वो रखना पड़ेगा। तो इसी को हम रेमेडियल टीचिंग में डेवलप करते हैं। एक इसमें अपन और इसका जनरल फैक्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें अपन लिखते हैं कम्युनिकेशन, पर्टिकुलर लैंग्वेज के रेफरेंस में रहता है ये। कम्युनिकेशन स्किल is
developed in remedial teaching. अब कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे हुआ ये कि टीचिंग इज नॉट इफेक्टिव विदाउट इंटरेक्शन. Some students are not emotionally strong. They cannot ask a question in class. वो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. उनके अध्यापक का एक भय रहता है मन के अंदर, अदर स्टूडेंट्स का भय रहता है. तो कम्युनिकेशन स्किल की कमी के कारण कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता. तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि we have to create that communication skill. We should use these communication skill in remedial teaching. Remedial teaching में we have to behave with student like friend. उस विद्यार्थी के साथ हमें मित्रवत बिहेव करना चाहिए. हम उसको समझने के लिए चाहे तो उनके फ्रेंड्स की हेल्प ले, अदरवाइज टीचर खुद भी एक एज ए फ्रेंड, एज ए क्लासमेट उसके पास में जाके जब हम उसकी बात पर्सनली सुनेंगे तब हम रेमेडियल टीचिंग में उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने में कामयाब हो पाते हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल इज डेवलप्ड, इज यूज्ड भी अपन लिखें तो इसमें लिख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल इज यूज्ड इन रेमेडियल टीचिंग इज डेवलप्ड. वो डेवलप होगी तो अपने आप ही कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इंटरेक्शन अच्छा होगा, और इंटरेक्शन यदि अच्छा होता है तो हमारी उतनी ही इफेक्टिव टीचिंग रहती है. तो ये थे हमारे कुछ जनरल फैक्ट्स रिलेटेड टू रेमेडियल टीचिंग. इसके बाद हम कल डिस्कस कर रहे थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग. एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग. कल की क्लास में हम रेमेडियल टीचिंग की प्रोसेस, उसका करिकुलम, उसके अंदर कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, किस तरह का करिकुलम होता है, क्या उसका सिलेबस रहना चाहिए, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे. आज अपन इसको कंप्लीट करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग. अब अपन सब समझ गए कि रेमेडियल टीचिंग का सबसे बड़ा एम और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. तो सबसे बड़ा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि some students are weak, some students have problem. तो उन प्रॉब्लम को, उस वीकनेस को दूर करना, यही हमारा सबसे पहला. ये अपन कल पढ़ भी चुके थे. तो इसमें अपन ये लिख रहे थे टू डायग्नोस. अब डायग्नोस से वैसे बेटर रहेगा यदि हम इसमें लिखते हैं टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव वीकनेस और डिफिकल्टीज. डिफिकल्टीज और वीकनेस को डायग्नोस करना. वैसे डायग्नोस भी हम रेमेडियल टीचिंग के अंदर क्या है कि रेमेडियल टीचिंग इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन द सक्सेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट. जैसे एक डॉक्टर जो ट्रीटमेंट लिखता है उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा यदि उसका डायग्नोस सही नहीं हुआ. यदि डायग्नोस्टिक टेस्ट में रिपोर्ट गलत आ गई तो वो डॉक्टर क्या करेगा, जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर देगा. तो उसकी जो रेमेडियल टीचिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंप्लीटली डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है. तो इसलिए अपन ये भी लिख सकते हैं वैसे टू डायग्नोस यानी पता लगाना, और इम्प्रूव या सुधार करना उस वीकनेस को या डिफिकल्टी को. ये हमारा इसका फर्स्ट एम रहता है. सेकंड, टू डेवलप बेसिक स्किल्स. बेसिक स्किल्स को डेवलप करना ये भी रेमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है. नेक्स्ट वन, टू हेल्प वीक स्टूडेंट्स. वीक स्टूडेंट्स की हेल्प करना ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है रेमेडियल टीचिंग का. तो रेमेडियल टीचिंग हम क्यों करवाते हैं, टू डेवलप बेसिक स्किल. जो भी बेसिक स्किल लैग बिहाइंड हो गई, टू हेल्प वीक स्टूडेंट्स, उन वीक स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए उस वीकनेस को हम रेमेडियल टीचिंग आयोजित करते हैं. नेक्स्ट वन, टू इंप्रूव इमोशनल
डिफिकल्टीज, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि सम स्टूडेंट्स आर इमोशनली नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इमोशनली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन्हें थोड़ा सा भी डांट दिया जाए तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं, अगली बार वो क्लास में उतने कंसंट्रेशन से नहीं बैठ पाते थोड़ी सी डांट के बाद। तो हमें इस तरह की नेगेटिव अप्रोचेस क्लास में कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। यदि हमने किसी नेगेटिव अप्रोच का यूज कर लिया, किसी विद्यार्थी की मजाक उड़ा दी या उसको थोड़ा ह्यूमिलिएट कर दिया, तो वो क्या होगा, वो विद्यार्थी हमेशा के लिए अपनी स्टडी के अंदर लैग्ड बिहाइंड हो जाता है। तो उसके जो वो इमोशनल डिफिकल्टी है, मे बी किसी फ्रेंड ने उसका इमोशनली इस तरह से ट्रीट किया कि वो थोड़ा लैग बिहाइंड हो गया, वो अपनी बात कहने में शर्माने लगा, बात कहने में पीछे हटने लगा, तो हो सकता है उसको लर्निंग डिफिकल्टीज आ जाए। तो इस तरह की सभी इमोशनल जो डिफिकल्टीज हैं उनको दूर किया जाता है रेमेडियल टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट वन इसमें लिख सकते हैं हम, टू प्रमोट वीक स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु आर वीक इन एनी कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट में जो विद्यार्थी वीक हैं उनको प्रमोट करना, उनको आगे लाना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है रेमेडियल टीचिंग का। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं, टू गिव एडिशनल हेल्प टू वीक स्टूडेंट्स, लगभग सेम लैंग्वेज है। टू प्रमोट वीक स्टूडेंट को प्रमोट करना, या टू गिव एडिशनल हेल्प, अतिरिक्त हेल्प देना जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स पुअर हैं लर्निंग के अंदर, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए रेमेडियल टीचिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन हम लिख सकते हैं, टू ओवरकम वीकनेस, टू ओवरकम लर्निंग वीकनेस, ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की जो लर्निंग वीकनेस है, सीखने में जो उनकी कमजोरी है, उससे निजात पाना, ये भी एक रेमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स में वीकनेस का पता लगाना, उसको दूर करना, उसकी बेसिक स्किल को डेवलप करना, वीक स्टूडेंट्स की हेल्प करना, इंप्रूव करना इमोशनली डिफिकल्टीज को, प्रमोट करना कमजोर स्टूडेंट्स को, अतिरिक्त हेल्प देना, या उसकी कमजोरी को निजात पाना। तो बेसिकली हम यदि एक ही एम की बात करें, एक ही ऑब्जेक्ट की, सबसे महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्ट है, तो वो यही हुआ, टू इंप्रूव वीकनेस और डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स, किसी भी विद्यार्थी की कमजोरी को या उसकी कठिनता है, जो उसका कमजोर पक्ष है, उसको स्ट्रॉन्ग करना, यही एक बेसिक एम है रेमेडियल टीचिंग का। तो रेमेडियल टीचिंग के एक ही बेसिक एम है, जिसको अपन अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, वो उसकी डिफिकल्टी होगी कि जो उसकी बेसिक स्किल वीक हो गई। तो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को दूर करने के लिए वी ऑलवेज यूज रेमेडियल टीचिंग, हम इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण का यूज करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल के अंदर इसकी प्रोसेस, टीचिंग स्ट्रेटजीज इत्यादि डिस्कस करते हुए इस कंसेप्ट को हम कल कंप्लीट कर देंगे, रेमेडियल टीचिंग को, और ये कंसेप्ट आपको संडे को जो टेस्ट होगा उसके अंदर पूछा जाएगा। तो वीकली आपका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, रीट एग्जाम की डेट है वो फाइनल हो चुकी है। अब हम कुछ टाइम के लिए इस क्लास को रीट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। आप सभी बने रहे रेगुलरली, आप थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस है वो करते रहें, आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है अपनी क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें आप फॉलो करें, और इसी क्लास के साथ आप अपनी पर्सनली जो तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करें,
क्योंकि आपके पास जस्ट 100 डेज है, लगभग 100 दिन का समय है, और ये समय थोड़ा नहीं होता। उस 100 दिन में उन सपनों को जरूर साकार करना, जिन सपनों के लिए न जाने कब से आपके माता पिता, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेंबर्स इंतजार कर रहे हैं। तो आप हमेशा उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए आपको इतनी मेहनत करनी है, बिना कुछ समय गंवाए, अपने टाइम का बिल्कुल यूज करते हुए और अपने को ऑथेंटिक बुक से जोड़ते हुए, बिल्कुल जो आपने पहले पढ़ा है उसी के बेसिस आप आगे की स्टडी को भी रीप्लान करें, और जिसने बिल्कुल पहले नहीं पढ़ा वो भी अभी से अपनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करे, ताकि आप डेफिनेटली इस एग्जाम में कामयाब होएं। क्योंकि इस एग्जाम को खोने का मतलब है आपको कई समय और इंतजार करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आप बार बार क्यों इस प्रोसेस से गुजरे, आप एक ही बार में इस एग्जाम को फाइट करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।